Hello, sixth graders. Hope you all are well at your home and doing very well at your places. And आप पढ़ भी रहे होंगे. For our last chapter, we have already completed the intro part of the chapter and some topic of this chapter like the Sangam text, the three kingdoms of the Tamilkam like the Cholas, Cheras and the Pandyas. So अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, so go through my first part of this video and watch the video carefully so you will get the idea about what do you mean by the post-modern period. The post-modern period means आफ्टर द मॉडर्न पीरियड के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो वी हैव ऑलरेडी डन द थ्री किंगडम्स ऑफ द तमिलकम, Cholas, Cheras, and the last one is the Pandyas. So now we will start the topic is economy. Now what do you mean by the economy? Economy word आपने बहुत बार सुना होगा, but what does exactly mean? इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था, जिसमें हम किसकी अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, इकोनॉमी देख रहे हैं. यहाँ पे आपके तमिलकम रीजन के बारे में देख रहे हैं. द साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया दैट इज़ वेरी रिच, ओके, दैट वेरी रिच, जो क्या था, बहुत ज़्यादा रिच था. दे हैड अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, उनके पास अबेंडेंट मतलब होता है बहुत सारी मात्रा में क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल थे. एंड अ फ्लरिशिंग ट्रेड, और उसके अलावा क्या था, एक तो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा थे, उसके साथ साथ फ्लरिशिंग ट्रेड मतलब कि व्यापार भी बहुत अच्छा था, जो बहुत ज़्यादा स्मूथली दूसरे कंट्रीज के साथ चल रहा था. लैंड वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू, लैंड भी उनका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू था. क्यों? क्योंकि लैंड से हमें क्या मिलता है, टैक्स मिलता है, कलेक्टेड करते हैं, जो आपके लार्ज आर्मी क्या करती है, मनी कलेक्टेड करती है और इंश्योर गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू गिव ग्रांट टू पोएट्स एंड स्कॉलर्स, जिससे क्या करती है, वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रख रखाव व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेंटेन कर रही है. उसके अलावा जहाँ पे जितने भी पोएट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको भी एक अच्छी फैसिलिटी, मतलब कह सकते हो आप, एक अच्छी वहाँ पे उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है. द संगम लिटरेचर कंटेन्स मैनी पोएम्स प्रेजिंग द किंग्स हु वर रिवॉर्डेड आर्टिस्ट विद गोल्ड, प्रेशियस स्टोन्स, फाइन क्लोथ्स एंड एक्सेट्रा. संगम लिटरेचर्स में आपके अंदर क्या कंसिस्ट है, क्या कंटेन है उसके अंदर सारी आपकी पोएम है. आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि संगम लिटरेचर के अंदर आपकी पोएम्स हैं जो कि पहले कंपोज की गई थी, बाद में इन्हें कंपाइल करके एक नोटबुक में कर दिया था, जिसको हमने संगम टेक्स्ट बोला था, लिटरेचर बोला था. पर वो जो पोएम्स हैं, वो पोएम्स बेसिकली है क्या, वो पोएम्स है आपकी प्रेजिंग द किंग्स, किसके बारे में, अपने ही राजा की बढ़ाई के बारे में, मतलब उनको प्रेज करते हुए उनकी तारीफ़ें लिखी गई हैं, जब वो क्या करते थे, रिवॉर्ड करते थे अपने आर्टिस्ट को, किसके साथ, गोल्ड के साथ, किसी प्रेशियस स्टोन के साथ या फिर क्लोथ्स के साथ. ट्रेड अर्न अ लॉट ऑफ मनी फॉर द, जो ट्रेड होता था मतलब जो आपका पानी के थ्रू, ओशन के थ्रू, जो भी जितने भी उन्होंने ट्रेड किए गए थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैम. And they also exported some species to the other countries like the pepper, gold, precious stones, pearls and the fine Muslim and Sikh clothes. These are some materials who usually they send to the other European countries like the West Asia, Southeast Asia and the China. You have read about अरिका मेड़ू in the previous lesson. Yes, हमने अरिका मेड़ू के बारे में पढ़ा था अपनी जो लास्ट हमारा चैप्टर रहा है हिस्ट्री में, उसमें हमने अरिका मेरू पढ़ा था, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटी थी आपकी. रोमन शिप विजिटेड द पोर्ट ऑफ अरिका मेरू ऑफ एक्सचेंज गुड, जिसमें अरिका मेरू की ज़्यादातर जो ट्रेड कह सकते हो किसके साथ था, आपका रोमन शिप के साथ था. क्योंकि अब आप देख सकते हो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स किसके लिए था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब कि सामान जो थे उनको एक्सचेंज कर सकें. नाउ लेट्स हेड टू द अनदर टॉपिक इज़ दैट द नॉर्थ एंड द डेक्कन. नॉर्थ एंड द डेक्कन, हम साउथ को ही डेक्कन बोलते हैं, साउथ इंडिया को ही हम डेक्कन यहाँ पे बोलते हैं. सो इस पैराग्राफ में हम नॉर्थ मतलब कि ऊपर के भाग में बात करेंगे, नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करेंगे, साथ में डेक्कन मतलब साउथ इंडिया के बारे में भी हम बात करेंगे. While the Sangam literature was being written in the south, what was happening in the north? Of course कि जब संगम लिटरेचर के बारे में हमने बात करी, तमिलकम के बारे में बात करी, जो मेनली किस साइड घूम रहा है,
ये अराउंड कहाँ पे है, किसके आसपास घूम रहे हैं हम, साउथ इंडिया मतलब तमिल रीजन के आसपास हम ये सब पढ़ रहे हैं। बट जब उस टाइम पे साउथ में संगम लिटरेचर के बारे में बातें चल रही थी, वहाँ पे इसके बारे में आपसे मतलब कि संगम एज चल रहा था, तो उस टाइम पे नॉर्थ में क्या हो रहा था इसकी जानकारी तो अभी तक हमें थी ही नहीं कि नॉर्थ में उस टाइम पे क्या चल रहा था। सो हेयर इज़ द आंसर that many tribes especially from the Central Asia and across the Hindu Kush and entered India। तो उस टाइम क्या हुआ, बहुत सारे जो ट्राइब्स होती हैं मतलब जातियाँ, जो जनजातियाँ होती हैं, वो कहाँ से आपकी सेंट्रल एशिया से ट्रैवल करके, मतलब सेंट्रल एशिया आपका जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके सेंटर से क्या हुई, वहाँ से ट्रैवल करके इतनी दूर से, कहाँ से, हिंदू कुश को पार करते हुए। हिंदू कुश क्या है आपका बेटा, हिंदू कुश आपका एक माउंटेन रेंज है जो करीबन आपके 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंदर आपके पास पाकिस्तान, तजाकिस्तान और साथ में आपका अफ़गानिस्तान इंक्लूड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदू कुश बोलते हैं। ये माउंटेन रेंज है आपका। वहाँ से किसने एंटर किया था, वहाँ से कई सारी ट्राइब्स हैं जो कहाँ से होकर आई थी, सेंट्रल एशिया से आ रही थी। किसको क्रॉस करके, हिंदू कुश मतलब कि माउंटेन रेंज को क्रॉस करते हुए कहाँ एंटर कर गई, आपकी इंडिया में उसने एंटर कर दिया। दीज वर द इंडो ग्रीक्स और द बैक्ट्रियन ग्रीक्स, द शक्स और द सेथियंस एंड द पल्लवास, प्रतिहारस एंड द कुशान्स। तो जो ये मैनी ट्राइब्स के बारे में हमने बात करी, ट्राइब्स मतलब जातियाँ, जिनका जाति मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो सेम रिलीजन फॉलो करते हो। तो ऐसे क्या है, कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जो यहाँ पे किसके थ्रू, सेंट्रल एशिया से कहाँ, हिंदू कुश क्रॉस करते हुए इंडिया में एंटर कर गई। बिकॉज आफ्टर द अशोका देयर वर नो प्रोमिनेंट किंग लाइक द अशोका, चंद्रगुप्त। ओके, सो इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे फॉरनर्स थे वो वहाँ से होकर आए। अब ये कौन कौन से थे बेटा, ये थे आपके इंडो ग्रीक्स थे, बैक्ट्रियन ग्रीक्स थे, शाक्यास थे, सेथियंस थे, पल्लवास थे, प्रतिहारंस थे एंड कुशानास थे। सो ये हमारे क्या थे, ये ट्राइब्स थे जो आपके दिल्ली में, सॉरी आपके इंडिया में जिन्होंने एंटर किया था हिंदू कुश क्रॉस करके। ओके, now why do people people from other regions come to particular place and settle down। अब तो क्वेश्चन इज कि यस, क्यों लोग बाहर से मतलब अदर रीजन से कहाँ आ रहे थे, इंडिया में आ रहे थे और यहाँ आने के बाद यहाँ सेटल हो जा रहे थे। मीन्स व्हाट वाज द रीज़न कि वो क्यों आ रहे थे यहाँ। द रीज़न इज़ कि अब देख सकते हो, आपको जो इंडिया है एक सब कॉन्टिनेंट है, आप उसके पास हाफ लैंड एंड हाफ उसके पास क्या है, वाटर है। नीचे साउथ में वो वाटर से घिरा हुआ है, जिससे क्या है उसका ट्रेडिंग और कंट्रीज़ के साथ इजीली हो पाता है। और ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ऊपर लैंड में भी हम अदर कंट्रीज़ के साथ अपना इजीली क्या कर सकते हैं, कनेक्शन क्रिएट कर सकते थे। दैट्स वाई द मोस्ट ऑफ द पीपल केम फ्रॉम अदर रीजन्स टू सेटल डाउन इन द इंडिया। Okay, so now let's continue the tribes one by one. There are some short intro of these tribes. The first one is the Kushans. कौन थे, Kushans। The Kushans established a powerful empire in North India। कुशान ने क्या करा था, अपना पावरफुल एम्पायर, कहाँ अपना एम्पायर को इस्टेब्लिश किया गया था, नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ मतलब ये एंड साउथ मतलब कि ये। They defeated the Indo-Greek, the Pallavas, the Shakyas and established themselves in the region around तक्षशिला। उन्होंने किसको हराया, उन्होंने इंडो ग्रीक्स को हराया, पल्लवास को हराया, शक को भी हराया। इन सारी जो अदर ट्राइब्स थे इनको हराने के बाद उन्होंने अपने आप को कहाँ स्टैब्लिश कर लिया, तक्षशिला मतलब तक्षशिला में उन्होंने, और पेशेवर में अपने आप को, जिसको क्या बाद में पेशेवर के नाम से जाना जाता है, जो अभी आपका ये कहाँ है बेटा, ये पाकिस्तान में है ये प्लेस। दे ऑक्यूपाइड कश्मीर, पंजाब एंड पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे ऑफ राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। यस, इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या ऑक्यूपाई कर लिया था, क्या क्या अपने अंडर ले लिया था, पंजाब या फिर राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ये सारे उसने क्या करा था, अपने अंडर ले लिया था। सो इससे आप आइडिया लगा सकते हो दैट कुशान्स क्या थे, आपके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एम्पायर के बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट एम्पायर इज़ द कनिष्क। द ग्रेटेस्ट कुशान रूलर वाज द कनिष्क। अब कनिष्क कौन था, जो ग्रेटर रूलर थे आपके कुशान। कुशान का जो एम्पायर था उसमें एक ग्रेट रूलर था जिसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था इसका, कनिष्क।
ही बिकेम किंग इन 78 CE। वो कब बन गया था राजा? 78 CE। इस्टेब्लिश अ वास्ट एम्पायर विच इंक्लूड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, पुरुषपुरा, मॉडर्न पेशेवर। अब क्या था कि ये जो राजा था कनिष्क 78 सी में ही ये राजा बन गया था। एंड ही इस्टेब्लिश हिज एम्पायर, जिसने अपनी जो एम्पायर है, अपनी आपकी कह सकते हो कैपिटल से इसको बहुत ज़्यादा एरिया में फैलाया था। पुरुषपुरा या फिर मॉडर्न पेशेवर, पुरुषपुरा ये पहले का नाम है जिसको अब हम क्या किस नाम से जानते हैं? पेशावर के नाम से। वाज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, जो कि किसकी कैपिटल थी? किसकी कैपिटल थी? कनिष्क, मतलब कि जो कनिष्क डायनेस्टी, सॉरी, जो कनिष्क ट्राइब थी उसमें एम्पायर था जो, उसकी पुरुषपुरा क्या थी? एक कैपिटल थी। एंड मथुरा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट सिटी इन हिज एम्पायर। उसके साथ साथ मथुरा भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या रहा है? एक सिटी रही है। किसके लिए? इस एम्पायर के लिए। नाउ द नेक्स्ट ट्राइब इज़ द सातवाहन्स। सातवाहन्स हमने अभी तक बेटा जिनके बारे में पढ़ा, कुशांस, कनिष्क या फिर सातवाहन्स, जो हम अभी पढ़ेंगे ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स थे या फिर इम्पॉर्टेंट आपकी क्या थे? एम्पायर्स थे, जो कहाँ से? अदर रीजन से यहाँ पे स्टैब्लिश हुए थे। द सातवाहन्स ऑल्सो नोन एज द आंध्राज। सातवाहन्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं आंध्राज। रूल द डेक्कन ऑफ द न्यूली 300 ईयर्स। इसने कहाँ रूल किया था? डेक्कन में। डेक्कन मीन्स साउथ इंडिया में अराउंड आपका 300 ईयर्स। यस, 300 ईयर बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स। प्रतिष्ठाना मॉडर्न पाइथान इन महाराष्ट्र, ये एक प्लेस का नाम है जो अब आपका महाराष्ट्र, मतलब जो मॉडर्न है इस टाइम पे, पाइथान नाम है इसका, जो कहाँ पे है? ये एक महाराष्ट्र में सिटी है। वाज देयर कैपिटल, सातवाहन की कैपिटल कौन थी आपकी? प्रतिष्ठाना। सम पावरफुल रूलर्स व श्री सतकर्णी, वशिष्ठपुरता, पुल्यमाही, यजनसरी सतकर्णी एंड द गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी द मोस्ट पावरफुल ऑफ दैम ऑल। इनके अलावा क्या थे? सम पावरफुल रूलर्स वर, जो क्या थे इनके इसमें कुछ ऐसे रूलर्स थे बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट थे। उसमें से एक था आपके पास द मोस्ट पावरफुल ऑफ देम गौतमी श्री सतकर्णी। ही फॉर्स्ड अगेन द अदर किंग्स एंड एनलार्ज्ड हिज एम्पायर। जिन्होंने क्या करा था? गौतमी श्री सतकर्णी ने, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मैन थे इस सारे ग्रुप में, जिन्होंने क्या किया था? ही फॉट अगेंस्ट द अदर किंगडम्स एंड एनलार्ज्ड हिज एम्पायर। जिन्होंने दूसरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा एरिया में इंक्रीज कर दिया था। यस, The Satavahans established a powerful empire, continuous military conflicts, especially against the Shaks, however gradually weakened them. अब क्या था? सातवाहन्स अपने आप को और ज़्यादा स्टैब्लिश करना चाहता था, पावरफुल कहते हैं, पावरफुल बनाना चाहता था। जैसे हम कहते हैं कि हम अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, सो एज इट इज़ सातवाहन्स भी ये कर रहा था। इसीलिए उन्होंने क्या करा था? कंटिन्यूस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा किसके साथ चलता ही रहता था? किसके लिए? शक के साथ। However, gradually weakened them. Eventually, the empire broke up into many smaller kingdoms. और किसी वजह से जो ये सातवाहन का जो एम्पायर था वो क्या हो गया था? ब्रोक डाउन हो गया था, टूट गया था, बिखर गया था। और उसके बाद बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स में, इसमें बहुत सारे क्या थे? स्मॉल किंगडम्स इसमें क्या आ गए? अपने एक्टिव रोल में आ गए। सो टुडे हमने क्या पढ़ा? नॉर्थ एंड डेक्कन के बारे में पढ़ा कि जब डेक्कन में संगम टेक्स्ट के बारे में बात चल रही थी तो नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था। उस टाइम वहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स आए थे, बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे जो अपने आप को यहाँ पे आ रहे थे, विजिट कर रहे थे, एंड दे विल ऑल्सो सेटल बाय, एंड दे हैड ऑल्सो सेटल, साथ में क्या हुए थे? सेटल भी हो गए थे। कुछ ट्राइब्स थी आपके पास जो इम्पॉर्टेंट थी, द कुशानाज, कनिष्क एंड द सातवाहन। सो we are going to stop here and continue our chapter in our next video. So till then, read the chapter, okay?